हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। आपको कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इंट्रो तो रहने दीजिए, आप पहले ये बताइए कि आप जो हमें पिछले लेक्चर से लटकाए हुए हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, इसका तो कंक्लूजन दे दीजिए। पिछले वाले लेक्चर में तो आपने बता दिया कि पहले अंडा है, अब अंडा आया कैसे आया, कैसे आया? तो बस अब इस सस्पेंस को इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने आपको बता देंगे इस लेक्चर में हमें करना क्या है। तो विकास की जो क्रिया विधि है या एवोल्यूशन की जो मैकेनिज्म है उसको हम समझेंगे, और इसी में हम कंप्लीट करने वाले हैं हार्डी बीनबर्ग। अब कुछ बच्चों को क्या हार्डी बीनबर्ग समझ में नहीं आता, डायरेक्ट वो एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उन्हें समझ में नहीं आता, और ये सही भी है क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब अगर उसको सही से ना बताया जाए तो वो बहुत कंफ्यूजन टॉपिक है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अभी हम जीन और एलील से निकल नहीं पाए, अब उसमें मैथ और लगा दी उन्होंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला, इसी चक्कर में तो हमने बायो ली थी कि ये फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़े। अब हार्डवीर भैया को फिर से रहा नहीं गया, वो उठा के फिर से यहाँ ले आए उसको, मैथ को। तो उस मैथ से हम थोड़ा छुटकारा दिलाएंगे आपको, बहुत टफ नहीं है, इजी है। बस क्या है, आपको थोड़ा एक सीक्वेंस में बताना पड़ेगा हमें, समझे? आपको एक ही चीज बताएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बस लेकिन उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा जो अपने पीछे चैप्टर पढ़े हैं आपने, जीन और एलील, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर जिनको नहीं पता भाई तो उसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जीन और एलील तो नहीं बताने जाएंगे। हाँ जिक्र करेंगे लेकिन उनके बारे में नहीं बताएंगे ना डिटेल, उतना सारा क्या समझाएंगे आपको। आपको कम से कम एबीसीडी तो आनी चाहिए ना, तब तो हम आपको इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश रीड करना सिखा पाएंगे। तो आप उतना कर लीजिए, जीन और एलील। कहीं दूर नहीं आना आपको, इसी चैनल पर आपकी प्लेलिस्ट में सब लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप जाकर ही कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जो जेनेटिक या आनुवांशिकी इकाई का जो पहला चैप्टर है, उसी का शायद पहले लेक्चर में ही हमने आपको जीन और एलील पूरे बता दिए थे। तो आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं भागना कि क्या कहाँ हम पढ़ेंगे कैसे नहीं, तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या, हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि और तो सब हटाओ, ये तो हमें सब पता, सब आता है, हमें बस हमें जो नहीं आता वो आप बताइए। भाई तुम्हें ये भी नहीं आ रहा होगा अच्छे से, आप बस मुर्गी और अंडे के पीछे पड़ गए। वो तो बस एक रखा है कि आप कम से कम इसमें लगे तो रहो, आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़े। बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको पीछे का कुछ आता होगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और कुछ बच्चों ने अगर समझ भी लिया होगा तो बहुत बढ़िया, कोई बहुत कठिन या बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा है इसमें, बहुत इजी है। तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, और हम इस अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये कौन सा होगा, पार्ट नंबर या लेक्चर नंबर कौन सा होगा, शायद चौथा होगा। ये लेक्चर नंबर हमारा, लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? लेक्चर नंबर हमारा ये चौथा, और इस अध्याय का नाम क्या है, विकास। इसमें हम आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ना है आज हमें, ह्यूगो डी ब्रीज। आपने ये नाम सुना सुना लग रहा, सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा, समझे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब साफ हो, सुना सुना तो कम से कम लग रहा है ना। ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेन, शेरमार्क, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल भैया की खोई हुई इज्जत को वापस लाया था। इज्जत क्या, मतलब जो उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने जो मेहनत की थी, उनका उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, उसका मतलब कोई सम्मान नहीं मिला उनको, ये प्रोवाइड कराने का काम किया था किसने, अपने ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। उस टाइम पर क्यों नहीं मिला था? डार्विन भैया का क्या चल रहा था, बोलबाला चल रहा था चारों तरफ। क्यों चल रहा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा कि डार्विन भैया ने ही बताया था कि विकास इस क्रम में हुआ है, विकास धीरे धीरे होकर के चला है, और जो बाद में जाकर के नई स्पीसीज या नई प्रजाति में क्या हो गया, वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसके बाद जब ह्यूगो डी ब्रीज आए तो उन्होंने डार्विन की परिकल्पना को थोड़ा गलत सिद्ध किया, क्योंकि उनका कहना कुछ और था, समझे? तो अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें भाई हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं हमारा क्या, विकास की क्रिया विधि। विकास की क्रिया विधि में सबसे पहले जिक्र होता है ह्यूगो डी ब्रीज का। उनका मानना यह था कि जो विकास, पहली बात तो आप ये समझिए विकास या एवोल्यूशन है क्या, मतलब ऐसे कुछ चेंजेस जिससे हमें एक नई प्रजाति मिल जाए, नई प्रजाति मिल जाए, या ऐसी कुछ प्रजाति मिले जो पहले की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा नेचर के प्रति अनुकूलित हो, जो प्रकृति या नेचर को अच्छे से यूज कर सके, उसके हिसाब से रहे, यही हमारा विकास था। तो मेंडल जो अपने डार्विन भैया थे वो तो कह गए थे कि मतलब धीरे धीरे विकास होता रहता है और ये आगे चलता रहता है कंटिन्यू, और प्रकृति
के हिसाब से जो उत्तम होता उसको प्रकृति चुन लेती है, समझे। बाद में डार्विन भैया आए, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, हमने आपकी बातें मान ली कि जैसे आप कह रहे हैं कि विकास धीरे धीरे, उन्होंने विकास ये वाली बात नहीं मानी थी कि विकास जो हो रहा वो धीरे धीरे हो रहा, उन्होंने वो बातें मानी, उनकी प्रकृति आपको चुनती है, जो श्रेष्ठ होता वो आगे बढ़ता। उन्होंने कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ना कि विकास धीरे धीरे होता, तो ऐसा नहीं है। विकास क्या होता, सडनली होता, सडनली होता, वो बड़े मात्रा में परिवर्तित होता है। अब इन्होंने किस आधार पर ये कहा, इन्होंने देखा कि एंकल सीप, आप भेड़ तो जानते हैं, उन्होंने भेड़ का कोई झुंड देखा, उन्होंने देखा कि भेड़ का झुंड था, उसमें सडनली कुछ एंकन भेड़ हम बात कर रहे हैं, वो एंकन सी लेग की बात कर रहे हैं, सीप लेग, सी नहीं सीप लेग, सीप मतलब भेड़ और एंकन लेग मतलब उसके छोटे छोटे पैर, उस पर हम बात करेंगे अभी। तो उन्होंने कहा, जो अपने क्या थे ह्यूगो डी विरीज थे, उन्होंने बोला कि जो विकास होता वो धीरे धीरे नहीं होता, वो सडनली परिवर्तित होता, और अगर प्रकृति के हिसाब से अगर वो हुआ तो वो आगे क्या होता है, एक नई प्रजाति में एवॉल्व हो जाता है। उन्होंने देखा कि कुछ गाय थी जो क्या थी, उनके सींग बहुत छोटे छोटे थे, या उन्होंने देखे कि कुछ कुत्ते बिना बाल के पैदा हुए, तो ये क्या हुए, चेंजेस हुए, सडनली चेंजेस हुए, ये क्या हुए, सडनली अचानक चेंज हुए और बड़े चेंजेस थे। ऐसा नहीं कि थोड़ा धीरे 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 करके हेयर खत्म हो रहे फिर जाकर के। उन्होंने देखा कि एक जनरेशन में कुत्तों के क्या थे, बिल्कुल बाल ही नहीं थे, कुछ कुत्तों के, सबके नहीं कह रहे हैं, कुछ कुत्तों के। इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि भेड़ का झुंड देखा, तो उसमें से कुछ भेड़ों के क्या थे, बहुत छोटे छोटे पैर थे। ऐसा नहीं कि अभी छोटे हो रहे फिर छोटे हो रहे फिर छोटे हो रहे फिर जाकर के छोटे हो गए, उन्होंने देखा सडनली चेंजेस हुए। इसी प्रकार से हमारा काम करता है क्या, मुर्गियों और अंडा वाला कॉन्सेप्ट। मानिए आप इतना तो समझते हैं कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं एक इकाई से, एक सिंगल सेल से हुई है। अब एक सिंगल सेल भी कई सारे अपने अकार्बनिक, फिर कार्बनिक, फिर जटिल कार्बनिक, इन सबसे पूरी प्रोसेस हुई है। ये तो आपने इतना पढ़ा है पीछे लेक्चर में, ये पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसके बाद हम उत्परिवर्तन बताएंगे तो ये आपका टॉपिक और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे क्या थे, जो डी विरीज के अनुसार, अगर हम बात करें डी विरीज के अनुसार जो विकास की बात है, समझे, और यही क्या होती है, एक्सेप्टेड भी है। जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होते हैं वो यही होते हैं। अब मान लीजिए अभी हमने नहीं माना कि मुर्गी का ही अंडा है, मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर किसी एक दूसरी जाति का कोई एक अंडा ले लिया, मतलब कोई भी एक प्रजाति थी, उन्होंने एक अंडा दिया, ठीक है। अब इस अंडे के अंदर क्या हो गया, कुछ उत्परिवर्तन हुए, इनके जीन में क्या हो गया, कुछ चेंजेस हो गए। इन जो अंडा हुआ है इसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए, समझे। तो यहाँ पर जो पहली प्रजाति थी, मान लीजिए यहाँ पर क्या थी, कोई हम डायनासोर लिखते हैं, डायनासोर भी तो अंडे देते थे, लेकिन डायनासोर से मुर्गी बनाएंगे, चलो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक्स प्रजाति थी, यहाँ पर क्या थी, कोई क्या थी, यहाँ पर कोई अन्य प्रजाति थी, और कुछ अन्य प्रजाति से ये क्या हुआ, एक अंडा आया, कोई अन्य प्रजाति से क्या हुआ, ये अंडा आया, ये यहाँ पर क्या आया, हमारा अंडा आया। अब इस अंडे में क्या हुआ, कुछ उत्परिवर्तन हो गए। आपको पता है कि उत्परिवर्तन किस लेवल पर होता है, जीन लेवल पर। अगर जीन में कोई खराबी हो जाए या डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाए तो वही हमारे क्या उत्परिवर्तन होता है। मान लीजिए इसमें उत्परिवर्तन हो गए। अब उत्परिवर्तन किसकी वजह से होते हैं, यूवी किरणों की वजह से भी उत्परिवर्तन हो जाते, पराबैंगनी किरणों से भी उत्परिवर्तन हो जाते थे, या किसी और रीजन से भी। मान लीजिए कि यहां से सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरी, सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरी, सूर्य की किरणें इस पर गिरी। यहां पर ऐसा नहीं बहुत अपन बहुत बाहर जा रहे हैं, अलग पढ़ रहे हैं, यहां से आपको ह्यूगो डी विरीज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये अंडा है, इस पर क्या हुआ, यूवी किरणें गिरी, पराबैंगनी किरणें गिरी, या अल्ट्रावायोलेट रेज गिरी। इसमें क्या होगा, उत्परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भाई हो गया उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन होने के बाद यहां पर ये जो प्रजाति थी, इस प्रजाति से कोई एक अन्य प्रजाति बनी। अब हमसे मुर्गी तो बनाते नहीं बनेगी, मुर्गी नहीं बनाते बनेगी भाई, देखो उसके लिए आप हमें क्षमा कर सकते हैं, कोशिश हम करते थे, चिड़िया टाइप की बन गई है, ये चिड़िया टाइप की बन गई है। यहाँ पर क्या होती है, ऐसी कलगी होती है मुर्गी की। आप मान लीजिए यहाँ पर कोई एक प्रजाति थी, उस प्रजाति से भिन्न एक प्रजाति बन गई। अब ये जो प्रजाति बनी, ये इस वातावरण के क्या हो गए, अनुकूलित हो गई। जो हमारा करंट टाइम का वातावरण था, जैसे बात कर रहे कि उस टाइम पर मान लो इसके अनुकूल के हिसाब से वातावरण था, तो ये प्रजाति हुई।
तो ये प्रजाति क्या होगी, जब उस वातावरण के हिसाब से अनुकूलित हुई तो क्या हुआ, ये जम गई वहां पर। मान लो ये अंडा किसी और प्रजाति का था, इसमें क्या हुआ, उत्परिवर्तन हुए। उत्परिवर्तन होने के बाद मान लो हमारी क्या हो गई, मुर्गी बनी। क्या बन गई, मुर्गी बनी। अब मुर्गी में क्या हुए, कुछ उत्परिवर्तन हुए, वो सॉरी, अब ये जो मुर्गी हुई है ये इस वातावरण के हिसाब से अनुकूलित है। तो आपको भी पता था, ये तो डार्विन भी कह गए थे कि मान लो कोई भी एक जाति बन जाए, किसी भी परिवर्तन के अनुसार कोई एक जाति बने या प्रजाति बने, जो प्रजाति बनी है अगर वो वातावरण के हिसाब से है या वातावरण के अनुकूलन के हिसाब से है, तो वो क्या होगी, जीवित रह जाएगी और वो अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देगी। तो मान लीजिए इस अंडे में कुछ उत्परिवर्तन हुए, इस अंडे में उत्परिवर्तन हुए तो यहां से जो नई प्रजाति बनी वो हमारी क्या बनी, मुर्गी बनी। तो सबसे पहले क्या आया था, हमारा अंडा आया था, अंडे में कुछ चेंजेस हुए होंगे तो जाकर के क्या बनी, हमारी मुर्गी बनी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं पहले मुर्गी आई, तो आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, एक लॉजिक लगाइए, अगर मुर्गी पहले आ गई तो मुर्गी को बनाएगा कौन। अब डायरेक्ट तो ऐसा तो है नहीं है कि डायनासोर उड़ते उड़ते जा रहा, वो आगे हवा में थोड़ी दूर गया वो मुर्गी बन गया, या मान लो कुछ और जानवर उड़ते उड़ते गया, नहीं। उत्परिवर्तन कहाँ होते हैं, एकदम जीन लेवल पर उत्परिवर्तन होते हैं। जब अपना क्या होगा, बच्चा बनेगा, आपको भी पता है कि जैसे मान लीजिए एक बार पूरा मनुष्य बनने के बाद उसमें तो उत्परिवर्तन होते नहीं, या मान लो कोई भी प्रजाति बन जाए, अब वो प्रजाति बढ़िया तरीके से वातावरण में रह रही है, सडनली उसमें हो जाए, तो नहीं होते ना। जो भी उत्परिवर्तन जो प्रदर्शित होते हैं उसके जन्म के बाद वो प्रदर्शित होते हैं। चलते चलते व्यक्ति तो डायनासोर बन नहीं जाएगा, या चलते चलते डायनासोर व्यक्ति तो बन नहीं जाएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंडे में कुछ उत्परिवर्तन हुए, जो किसमें, जो क्या हुआ, एक नई प्रजाति बनी, ये प्रजाति मान ली हमने मुर्गी बनी, समझे, और ये वातावरण के क्या हो गए, अनुकूलित हो गई। तो ये क्या हो गया, हमारा एक नई प्रजाति आ गई, तो अंडे से हमारी मुर्गी बन गई। यही क्या कह रहे थे हमारे ह्यूगो डी ब्रिज भी कहना चाह रहे थे। उनका कहने का मतलब ये था कि उत्परिवर्तन या जो भी विकास होता है या जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे जाकर के नहीं हुआ कि पहले छोटी मुर्गी बनी, फिर बड़ी मुर्गी बनी, फिर जाकर के एक अच्छी मुर्गी बनी। ऐसा नहीं था उनका कहने का मतलब। उनके कहने का मतलब ये था कि परिवर्तन जो भी होते हैं वो अचानक होते हैं और बड़े लेवल पर क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और जो परिवर्तन हुए हैं अगर वो प्रकृति के हिसाब से रह गए तो वो परिवर्तन आगे चलते रहेंगे, या जो प्रजाति बनी है वो क्या होगी, अपनी योग्यता या श्रेष्ठता सिद्ध कर पाती है प्रकृति में, और फिर क्या होगा, वो जनन करके अपनी संख्या बढ़ा सकती है और एक नई प्रजाति इवॉल्व हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, जीवन का विकास होता रहता है। डार्विन ने जबकि ये कहा था कि धीरे धीरे होते हैं, सडनली नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, और जबकि ह्यूगो डी ब्रिज ने कहा था कि अचानक होते हैं और बड़े लेवल पर होते हैं। डार्विन कहते धीमे धीमे होते हैं, धीमे धीमे वाला ना, धीमे धीमे होते हैं, और क्या होते हैं, धीमे धीमे आराम से वेरिएशन चलते रहते हैं, धीमे धीमे और छोटे छोटे, थोड़े थोड़े से वेरिएशन या विभिन्नताएं होती जाएंगी, और स्लो एकदम। इनमें क्या था, तेजी से होगा और अचानक और बड़े लेवल पर होगा। वहां पर धीरे धीरे और कम होते थे वेरिएशन, यहाँ पर सडनली बहुत ज्यादा। कहां पर, ये ह्यूगो डी ब्रिज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूगो डी ब्रिज की। इनका क्या था, इन्हीं ने दिया था ये उत्परिवर्तन वाला सिद्धांत, और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ये इवनिंग प्राइम रोज पर इन्होंने किए थे, जो शाम के टाइम पुष्प पौधा खिलता है उस पर इन्होंने अपने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इस पर इन्होंने अपने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इतना क्लियर हो गया, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो अभी तक बच्चे बैठ सोच रहे थे कि अब ये तो दिमाग में तो डाल दिया कि मुर्गी आया अंडा आया, तो आपको समझ में आया कि पहले अंडा आया होगा, उसमें कुछ उत्परिवर्तन हो गए होंगे, तो वो उससे मुर्गी बनी होगी, और मुर्गी उस वातावरण के हिसाब से अनुकूलित होगी, इसलिए वो रह गई। समझे, अगर नहीं रहती तो मुर्गी अब तक खत्म हो गई होती। जैसे डायनासोर थे, वो अनुकूलित नहीं थे इस वातावरण के हिसाब से, तो वो नहीं रह पाए। तो आपको विकास की क्रिया विधि समझ में आई। विकास की क्रिया विधि में क्या है कि डार्विन भैया कह रहे थे, डार्विन डार्विन लैमार्क के बाद डार्विन आए थे, डार्विन, फिर डार्विन को खारिज किया था किसने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो डार्विन कह रहे थे, डार्विन की थ्योरी ज्यादा चली नहीं थी 1900 के आसपास, फिर जब डीएनए की खोज हुई, जीन पता चले, हमें क्रोमोसोम पता चला, तो फिर तो डार्विन को खारिज कर ही दिया गया था। और किसको, अपने जो मेंडल भैया की एक नींव डाली थी आनुवंशिकी की, उस पर क्या हुआ था, आगे चीजें बढ़ाई गई थी। तो उसमें ह्यूगो डी ब्रिज थे, उन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया था। तो विकास की क्रिया विधि कैसे होती, विकास होता कैसे, विकास क्या होता ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार, विकास एक क्या होता, अचानक परिवर्तन होता और बड़े लेवल पर होता है। जो क्या होता, अगर वो प्रकृति के हिसाब से अनुकूलित है
तो वो जीवित रहेगा और अपनी संख्या बढ़ाएगा और एक नई प्रजाति बना लेगा। ये होता है हमारा क्या, विकास की क्रियाविधि। किसके अनुसार? ह्यूगो डीवरीज के अनुसार। और डार्विन के अनुसार क्या होता है, विकास धीरे धीरे होता है और कम विभिन्नताएं होती हैं, जो क्या होती है आगे जाकर के नई प्रजाति बन जाती है। ये थी हमारी क्या, विकास की क्रियाविधि। यहां पर देखते हैं विकास की क्रियाविधि। ह्यूगो डीवरीज ने, इसको पहले साइंटिस्ट है ये तो इनको थोड़ा सा सम्मान देंगे, कलर चेंज करके। ह्यूगो डीवरीज ने उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, इन्होंने क्या दी थी, अपनी म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था इन्होंने, को प्रस्तावित किया इन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना। देखो यहां पर इन्होंने किस पर, ओइनोथेरा लेमार्कियाना या इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया और यह माना कि उद्विकास जो होते हैं, उद्विकास या विकास, इसमें नहीं आप रह जाना, उद्विकास या विकास, उद्विकास बड़े परिवर्तनों के कारण होता, ना कि छोटी छोटी विविधताओं के कारण। जो कौन कह रहे थे छोटी छोटी विविधताएं, अपने डार्विन सर कह के जा रहे थे कि छोटी छोटी विविधताओं के कारण विकास होता है। लेकिन हमारे जो डीवरीज भैया है इन्होंने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, जो विकास होते हैं वो बड़े लेवल पर होते हैं और अचानक होते हैं। अब डार्विन की विविधता, डार्विन कहते क्या थे कि जो भी विविधताएं होती वो छोटी होती, कम विविधताएं होती हैं और धीरे धीरे होती हैं और दिशावान होती हैं। चलो ये पॉइंट हम रह गए थे, ये एक डायरेक्शन में होती जाती है, एक डायरेक्शन में। जबकि जो मेंडल सॉरी अपने डीवरीज था, उनके कहने का मतलब ये था कि देखो परिवर्तन क्या हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं कि संडे से इससे पहले मिलती जुलती प्रजाति बनी, फिर और मिलती जुलती एक अलग ही पूरी प्रजाति बन गई, समझे, बहुत एक अचानक। जैसे मान लो कुत्ते के पूरे बाल गायब थे एक बार में, समझे, ऐसा नहीं था कि अभी सिर के गायब हुए, फिर पूंछ के गायब हुए, फिर उसके और शरीर के गायब हुए, अचानक पूरे शरीर के क्या थे, गायब थे। तो ये क्या था, बड़ा लेवल पर एक चेंजेस था। और इसी तरीके से उन्होंने भेड़ देखी थी, वो भेड़ कैसी थी, ऐसा नहीं था कि अभी 2 फीट के पैर हैं, फिर वो 1.5 फीट के हुए, फिर और कम हुए, वो सीधा क्या हो गया, अपने मान लो आधे फीट के पैर हो गए, या तो लंबे या बिल्कुल छोटे, जैसे अपने मेंडल भैया ने प्लांट पर किए थे। तो इतना क्लियर है। डीवरीज ने बताया कि जो भी परिवर्तन होते हैं अचानक होते हैं और दिशाहीन होते हैं। दिशाहीन कैसे, अगर दिशाहीन नहीं होते, चलो अगर दिशाहीन नहीं होते तो मान लो ये कोई प्रजाति थी, मान लो यहां पर हमने क्या ली, कोई प्रजाति कौआ ले ली, चलो, लेकिन कौआ नहीं देखेगा, यहाँ पर कौवा बोलते हैं, क्रो बोलते हैं, कुछ कहते हैं, क्या बोल रहे हैं सर। यहाँ पर मान लो कोई एक अन्य प्रजाति थी, ठीक है, यहाँ पर हमारी कोई अन्य प्रजाति थी, लो भाई कुत्ते टाइप की हमने बना दी, यहाँ पर कोई एक ये प्रजाति थी। अब अगर धीरे धीरे परिवर्तन होते तो पहली जनरेशन में से मिलती जुलती प्रजाति बनती, यहाँ पर तो पूरा ही परिवर्तन हो गया ना, एक नई प्रजाति आ गई, तो डायरेक्शन लेस होते, पता ही नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, समझे। तो ये क्या होते हैं, किसके अनुसार थे हमारे, ये अपने ह्यूगो डीवरीज के अनुसार थे। डार्विन कहता था कि जो भी विविधताएं होती है वो धीमी धीमी होती है और दिशा एक डायरेक्शन में होती है, कि उसी वही प्रजाति, जैसे डार्विन की फिंचेस थी वो सभी बीज खाती थी, उनकी धीरे 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 करके चोंचस में परिवर्तन हुआ, और चोंच कैसी हुई, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लेकिन रहे वो क्या, पक्षी, पक्षी से क्या हुआ, डायनासोर नहीं बने, एक क्रम में थे वो, जिसने क्रमबद्ध विकास को जन्म दिया, समझे आप। अब यहां पर देखते हैं, जबकि डीवरीज के अनुसार जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, विविधताएं अचानक विविधताएं होती हैं, यादृच्छिक और दिशाहीन होती हैं। यहां देखो, यहां पर साल्टेशन एक वर्ड का यूज किया गया। साल्टेशन का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर उत्परिवर्तन हो जाना, विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम, ये साल्टेशन होता है। मतलब द्वारा क्या होता है, जाति का उद्भवन होता है। उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए जाति विविधताओं, उद्विकास के लिए विविधताओं की उत्पत्ति है। ये ह्यूगो डीवरीज की क्या थी, विकास की क्रियाविधि थी। इतना क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया, आपका अंडा मुर्गी वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, अब क्यूरियोसिटी खत्म हुई होगी। अब क्या अपन इसमें आगे देखते हैं, इसमें क्या हुआ, हार्डी वीनबर्ग। ये थोड़ा हमने आपको शुरुआत में ही बोला था कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है और इजी भी है। टफ नहीं बोलेंगे कि आप पहले से हथियार डाल दो, क्या ये टफ है, तो कहते हैं ये तो टफ है, ये अब हमसे तो नहीं बनना, ये टफ है। टफ नहीं है, अगर आपने अच्छे से सुना और अच्छे से आपको पढ़ाया गया तो क्या होगा, ये टफ नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम बाद में आते हैं भाई, देखो यहाँ पर ये सब मैथ है, देख के आपके क्या होंगे, होश उड़ने लगेंगे, क्या पढ़ा रहे, यही चक्कर में तो हम मैथ छोड़ करके आए थे, फिर से अब हमें यही पढ़ना है, तो क्या मतलब है बायोलॉजी लेने का, समझे, तो मतलब निकलेगा आपके बायोलॉजी लेने का। देखो हार्डी वीनबर्ग का कहने का मतलब ये था कि मान लो कोई एक एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में कुछ प्रजाति रह रही, इसमें प्रजाति जो रह रही, पूरा ये अलग है,
एक इस तरीके की प्रजाति रह रही, एक इस तरह की प्रजाति रह रही। आपको जीन और एलील तो पता है भाई, मान लो इस तरह की कुछ प्रजाति रह रही, एक पूरा एरिया है। तो इसमें ये जो प्रजातियां रह रही हैं, इसमें ये जो प्रजातियां रह रही हैं, इनके जो एलील हैं और जीन हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। या मान लो इनको हटाओ, चलो इनके कहने का मतलब था कि अगर इस क्षेत्रफल में ना ही बाहर से कोई कुछ आए और ना ही इस क्षेत्रफल से कोई कोई भी प्रजाति बाहर जाए, तो जो विकास है वो हो ही नहीं सकता। मतलब यहां पर जैसे झिंगलाला वाले व्यक्ति रह रहे थे वैसे ही रहेंगे, अगर इसमें बाहर से कोई अन्य जाति नहीं आ रही है या यहां से कोई अन्य जाति बाहर नहीं जा रही। मतलब मान लो यहां पर यहां पर यहां पर ये ग्रीन कलर के मान लो 10 व्यक्ति रह रहे थे और येलो कलर के भी 10 रह रहे थे, मान लो बराबर बराबर संख्या है। अगर ये 10 के 10 ही रहे दोनों प्रजाति, तो इनमें कोई विकास नहीं होगा, वही अपने बच्चे करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे के बच्चे तो यही सब चलता रहेगा। मतलब उनकी जो प्रजाति है वही प्रजाति रहेगी। अगर इनमें कोई भी क्या हो रही है, इनके जीन या एलील के लेवल पर कोई छेड़खानी नहीं हो रही। इन्होंने उसके आधार पर अपने 5 सिद्धांत भी, 5 और थ्योरी बताई थी, इन्होंने 5 पॉइंट बोल लीजिए कि अगर वो 5 पॉइंट अगर हमारे क्या हो रहे हैं कि फॉलो नहीं हो रहे, तो जीवन में विकास नहीं हो सकता, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उनके कहने का मतलब है कि अगर कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी प्रजाति रह रही है या जो भी जातियां रह रही हैं, अगर इन जाति या प्रजातियों में बाहर से किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से, मान लीजिए ये यहाँ पर कोई भौगोलिक क्षेत्र है, इसके अंदर कोई दूसरी प्रजाति रह रही है, कुछ भी रह रहा है, यहां से अगर ये नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो कोई भी विकास नहीं होगा। जो जैसी जातियां थी वो हमेशा की हमेशा वैसी ही रहेंगी। ये किसका कहने का मतलब था? ये अपने हार्डी और बीनबर्ग। यहाँ पर ये 2 साइंटिस्ट है, हार्डी बीनबर्ग, दोनों ना पढ़ देना। कुछ लोग को याद आ रहा हो कि हार्डी संधू गाना है जिसका एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर, वो तो नहीं याद आ रहा हार्डी नाम सुन करके, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट ने अपने, कौन से, हार्डी और बीनबर्ग। इनके कहने का मतलब है कि अगर हम कोई एक सेपरेट, एक अलग भौगोलिक क्षेत्र ले रहे और उसमें जो भी प्रजातियां रह रही, अगर उन प्रजातियों के पास कोई अन्य प्रजाति नहीं आती या यहां से कोई अन्य प्रजाति बाहर नहीं जाती है, तो यहाँ का जो भी कल्चर है या जैसी प्रजातियां वही रहेंगी। अब सपोज दैट, मान लीजिए कोई एक गांव है, एक कोई गांव है, वो किसी भी शहर से अटैच नहीं है, एकदम अलग है, समझे। तो उनके पास जैसे अन्य जो क्षेत्रों में जो भी नई नई क्या होगी, विकास चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, बहुत पिछड़ा गांव है, वो एकदम जंगलों में रहता है, उनका कोई लेना देना नहीं है बाहरी दुनिया से, समझे आप। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर, मान लीजिए ये एक एरिया है जैसे उत्तर प्रदेश है, कोई एक रह रहा है एकदम बिल्कुल युगांडा की झाड़ियों में, या युगांडा वासी दक्षिण अफ्रीका के अमेजन जंगल में रह रहा है, समझे। यहाँ पर हमने क्या किया, स्मार्टफोन बना लिए, टीवी बना ली, सब कुछ बना लिया, नई नई चीजें बना ली। अब हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनके दिमाग में ये सब चीजें आएंगी नहीं कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ये हमें करना है। तो यहां तक वो सोचेंगे ही नहीं, समझे आप। जब सोचेंगे नहीं तो इस चीज से रिलेटेड उनका कोई विकास नहीं होगा। ये हम केवल एक बात बता रहे हैं, कुछ ये ना कह देना है कि पहले तो ऐसे तो पहिए थे नहीं, फिर उन्होंने पहिए कैसे बना लिया, आग थी नहीं। तो उस लेवल पर हम बात नहीं कर रहे, हम एक आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर वहां पर मिक्स नहीं हो रही, जैसे क्या होता है गांव में कोई एक शहरी व्यक्ति जाता है, चलो ये तो आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए कोई गांव, वहां पर क्या हो रहा है, शहरी व्यक्ति जा रहे हैं कुछ, अब शहरी व्यक्ति गए, उन्होंने अपनी वेशभूषा वहां पर बदली, तो लोगों ने देखा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, उन्होंने फिर उनको देख देख के कुछ लोगों ने और बदली, उन्होंने वेशभूषा बदली, फिर धीरे धीरे करके क्या होगी, पूरे गांव की वेशभूषा बदल जाएगी, तो जो वहां की प्रजाति पूरी थी वो पूरी बदल जाएगी। या मान लीजिए कि कोई एक पूरा अनपढ़ गांव है, ठीक है, बाहर से कोई एक व्यक्ति पढ़ के आया, समझे, उसने धीरे धीरे करके 1-2 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। उसके पहले कोई पढ़ना लिखना जानते ही नहीं था, समझे, मान लो कोई पढ़ना लिखना जानते नहीं था, बाहर से कोई गया, उसने वहां पर पढ़ाना शुरू किया, शुरुआत में 1-2 बच्चे पढ़ाए उसने, फिर बाद में और बच्चों को इंटरेस्ट आया, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, समझे आप। जब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो पूरा गांव ही क्या हो गया, पढ़ा लिखा हो गया धीरे धीरे करके। या मान लो 80% 90% जो वहां के व्यक्ति थे वो कैसे हो गए, पढ़े लिखे हो गए। तो जो उनका रेशियो था कि अनपढ़ व्यक्ति ही है यहाँ पर, वो क्या होगा, पूरा बदल गया। वहां पर एक नई प्रजाति आ गई कि उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति भी हो गए उसमें, समझे। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आता तो वहां पर पढ़ने की तो कोई नींव ही नहीं डाल पाता,
मतलब अगर बाहरी क्षेत्र से कोई कनेक्शन नहीं है उस गांव का, तो वहां पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब ही नहीं। व्यक्ति को अपने सुबह उठे, खाना पीना जो भी बनाया, अपनी दैनिक जीवन क्रिया में वो व्यस्त रहेंगे, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। समझे? पढ़ाई लिखाई से मतलब कब हुआ? जब बाहर से कोई एक दूसरी प्रजाति आई जो पढ़ी लिखी थी, उसने वहां पर पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, वो नई प्रजाति हो गई। इसी प्रकार से हार्डी बीनबर्ग भैया जो थे, उनके का कहने का मतलब भी यही था कि मान लो कोई भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें जो भी प्रजाति रह रही है, तो उन प्रजातियों में विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस अब उसमें काफी चीजें हम बता रहे हैं, उसमें काफी लेवल पर उन्होंने 5 पॉइंट दिए थे। उन पॉइंटों पर हमने आपको एक मोटा मोटा ऐसा बताया कि जब तक, अब यहां पर देखो 5 पॉइंट हम होते हैं, हम आपको बता भी दें। चलो नहीं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि कुछ उसी में से कमी निकाल। एक होता म्यूटेशन, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, एक होता है जीन फ्लो, क्या होता है? जीन फ्लो, जीन प्रवाह, और एक होता हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। म्यूटेशन हो गया, जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, और चौथा हो गया नेचुरल सिलेक्शन हो गया। नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, और 5वें नंबर पर हमने क्या लिख दिया? रिकॉम्बिनेशन। ये वर्ड कुछ बच्चों को सुना सुना भी लग रहा होगा, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब पुनर्योजन, ठीक है। अगर ये 5 पॉइंट इससे इनमें से किसी भी व्यक्ति से क्या हो रहा है? फॉलो नहीं हो रहे, ये जो प्रजाति रह रही है, अगर इन 5 पॉइंटों से वो बची हुई है, तो यहाँ पर कोई नई प्रजाति उत्पन्न नहीं होगी। अगर यहाँ पर ये सब 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट भी अगर फॉलो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? विकास शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रजाति क्या होगी? बदलना शुरू हो जाएगी। अगर इन 5 पॉइंटों में से कोई भी एक पॉइंट फॉलो नहीं होगा, तो ये प्रजाति ज्यों की त्यों ही रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम पहला पॉइंट इस पर लागू करके देखते हैं, इस प्रजाति में म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब आपको पता है कि म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, अचानक से होने वाले परिवर्तन, समझे? अब मान लीजिए हम शिक्षा की बात लेकर के ही चल रहे, ठीक है, और ज्यादा नहीं कर रहे, शिक्षा की बात ही करके चल रहे, ताकि आपको समझ में आए कि शिक्षा कितनी जरूरी है। मान लीजिए ये पूरा गांव था, ठीक है, यहाँ पर पूरा एक गांव था, इस गांव में थे, या कोई भी एक चीज मान लो, आप आविष्कार से ले लेंगे, हम कोई भी एक चीज ले लेंगे, आपको लेकिन समझा देंगे। यहाँ पर ये पूरी प्रजाति है। अब उत्परिवर्तन तो आपको पता है कि सडनली उत्परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं? एक अचानक परिवर्तन होते हैं, समझे? तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति था या कोई भी एक प्रजाति थी, उसमें कुछ ऐसे उत्परिवर्तन हुए जिसका दिमाग थोड़ा सबसे अलग था, उसने नई दिशा में एक सोचना शुरू किया। मान लीजिए कि चलो पढ़ाई से नहीं लेकर के उसने कई कुछ ऐसी चीजें बनाई जो उनकी क्या थी? काम के लिए उपयोगी थी। मान लो पहले के लोग यहाँ जो रह रहे थे, वो क्या हो रहे थे? आग नहीं जानते, चलो यही ये एग्जाम्पल ले ले, वो क्या थे? आग जलाना नहीं जानते थे, कच्चा मांस खाते थे, समझे? अब क्या हुआ? एक अचानक परिवर्तन हुआ, कुछ एक व्यक्ति था, उसको एक दिमाग में आया, उसने पत्थर रगड़ना शुरू कर दिया, उससे उन्होंने आग जला ली। वो एक अलग कहानी है कि वो अचानक हो गया था। इसी प्रकार से हम भी यहाँ मानते हैं कि उन्होंने अचानक पत्थर ऐसे लड़ा रहे थे, आग निकल आई। ये अचानक क्या हुआ? थोड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने देखा कि इससे क्या हुआ? इसमें कुछ जानवर जल गए। इस जले हुए जानवरों को जब उन्होंने मांस खाया तो उन्हें अच्छा लगा। फिर जो पूरी प्रजाति थी जो कच्चा मांस खाती थी, पहले यहाँ के लोग कच्चा मांस खाते थे, तो वो एक प्रजाति थी जो कच्चा मांस खाती थी। फिर यहाँ पर क्या हुआ? कुछ उत्परिवर्तन, सडनली क्या हो गया? कुछ चेंजेस हो गए। क्या हो गए? कुछ चेंज हो गए या परिवर्तन हो गए। अब क्या थी? यहाँ की प्रजाति क्या खाने लगी? पका हुआ मांस खाने लगी। कैसा खाने लगी? पका हुआ मांस। अब यहाँ की जो प्रजाति होगी वो कैसे होगी? पका हुआ मांस खाने वाली, समझे? उत्परिवर्तन का समझ में आ गया। अगर उत्परिवर्तन हो जाता है तो भी यहाँ पर विकास हो सकता है। अगर ये 5 पॉइंट फॉलो नहीं होंगे, यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है अलग है पूरा, यहाँ पर प्रजाति रह रही है वो दुनियादारी से अलग है। अगर ये 5 पॉइंट फॉलो नहीं होंगे तो यहाँ पर विकास होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये हार्डी बीनबर्ग का कहने का। अब उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? चेंजेस आए, जिससे क्या हुआ? यहाँ पर नई जाति बनना शुरू हो गई, समझे? आप जैसे मान लो यहाँ पर अंडे थे, अंडे से फिर क्या होगी? मुर्गी। अब यहाँ पर मुर्गी मुर्गी हो जाएंगे कुछ समय बाद, समझे? अब इसके बाद होता है जीन फ्लो। क्या होता है? जीन फ्लो। देखो क्या है कि मान लीजिए जैसे ये हमारी क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र, ये क्या है? हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र। इसी तरीके से एक भौगोलिक क्षेत्र और है यहाँ। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक भौगोलिक क्षेत्र और था। जीन फ्लो का मतलब आप समझिए, जीन तो आप समझते हैं, जीन कहाँ होता? कोशिका के अंदर होता। अरे जीन कहाँ होता? डीएनए का पार्ट होता। डीएनए कहाँ होता? गुणसूत्र के अंदर होता। गुणसूत्र कहाँ होता? कोशिका के अंदर होता। अगर और कोशिका कहाँ होती है? जंतु के अंदर होती है या जीव के अंदर होती है।
अगर आप जीव यहां से वहां होगा तो जीन भी इधर से उधर होगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर हम मान लो हम है, अब हमारे अंदर क्या होगा, जीन होगा, जीन है, अगर हम कहीं जाएंगे तो जीन भी कहीं और जाएगा। इसी प्रकार से मान लो यहां से कुछ प्रजाति निकल करके यहां चलेंगे, यहां से प्रजाति निकल करके यहां चलेंगे, ठीक है। जब यहां आए, या मान लो यहां से हम क्या करते हैं, कुछ जातियों को खत्म करते हैं, जैसे इनको खत्म कर रहे हैं। यहां पर ये जाति थी, मान लो केवल ग्रीन कलर की जाति थी यहां पर, ठीक है भाई। यहां पर क्या थी, पहले केवल ग्रीन कलर की जाति थी। यहां से निकल करके, यहां से निकल करके ये एक दो जाति आई, वो यहां पर रही, उनका जीन भी यहां पर आ गया। जीन का क्या हो रहा, प्रवाह हो रहा, यहां से यहां क्या हो रहा, फ्लो हो रहा जीन का। यहां से प्रजाति निकल करके इस भौगोलिक क्षेत्र में आई। जब इस भौगोलिक क्षेत्र में आई तो यहां पर क्या हुआ, इस वातावरण को उन्होंने अडेप्ट किया, इन्होंने अडेप्ट किया, और यहां से कुछ जीन प्रजाति निकल के आएंगे तो यहां का भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, बदल जाएगा। हार्डी बीनबर्ग का मतलब ये था कि अगर कोई क्षेत्रफल है, वहां पर दो प्रजाति रह रही, अगर वो दो प्रजाति हमेशा उतनी ही संख्या में रहेंगे तो उनमें विकास नहीं होगा, वो उतनी ही रहेंगे और उनका यही क्या होगा, हमेशा नियत रहेंगी। अगर उसमें से कोई कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वो जो कांस्टेंट, एक जो इक्विलिब्रियम है, वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो आप भी समझ रहे हैं, यहां से जब ये पीली वाली जाति निकल करके दूसरी जगह गई, जीन का क्या हो गया, फ्लो हो गया, यहां से सब जीन निकल करके यहां आ जाए, यहां से जीन निकल करके सब यहां आ जाए, ठीक है। मान लो इस गांव में जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो निकल करके दूसरी जगह चले जाएं, वो दूसरी जगह चले जाएं, तो फिर से क्या होगी, इनकी जाति तो पूरी बदल गई ना। अब यहां पर जैसे मान लो ये गांव था, इस गांव में दो प्रकार के लोग थे, एक पढ़े लिखे लोग थे आधे, और आधे कैसे थे, अनपढ़ लोग थे। अब पूरे पढ़े हुए लोग यहां निकल के चले गए, दूसरे क्षेत्रफल में चले गए, समझे आप? पढ़े पढ़े लिखे लोग दूसरे क्षेत्रफल में चले गए और यहाँ के अनपढ़ लोग यहाँ आ गए, तो पूरी प्रजाति फिर से बदल गई ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, केवल अनपढ़ अनपढ़ हो गए। जो रेशियो कैसा था, 50% 50% का था, यहाँ पर 50% हमारे कैसे थे, पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे, और 50% हमारे कैसे थे, अनपढ़ थे। तो ये रेशियो हमेशा कैसा था, फिक्स रहता, मतलब 50%, अगर यहाँ इसमें से कोई क्या होती, छेड़खानी नहीं होती, तो 50% पढ़े थे और 50 पढ़े लिखे और 50 अनपढ़ लोग थे, तो यही रेशियो हमेशा ये बना रहता। लेकिन क्या होगा कि पूरे 50% गायब हो गए जो पढ़े लिखे, अब इन्हें कौन पढ़ाएगा, जो पढ़े लिखे बाहर हो गए। तो अब ये प्रजाति भी क्या होगी, विकास करेगी, ये बदल जाएगी, ये जो रेशियो था इनका ये क्या होगा, बदल जाएगा, समझे आप? अब इसके बाद क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता, मान लीजिए किसी कारण बस एक गांव से 50 लोग कहीं बाहर निकले, ठीक है, वो किसी एक ऐसे क्षेत्र पर पहुंचे, एक ऐसे क्षेत्र पर पहुंचे जहां पर कुछ नहीं था, समझे आप, जहां पर कुछ नहीं था, वहां वो रहे, उन्होंने एक नई प्रजाति उत्पन्न की। जैसे मान लीजिए कोई एक शहर बनता है, एक गांव बनता है, जैसे वहां कोई क्षेत्रफल नहीं था, धीरे धीरे करके वहां लोग बसना शुरू होते हैं। जब लोग बसते हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी एक प्रजाति बना लेते हैं, कोई भी एक कास्ट का नाम दे देंगे कि हम इस क्षेत्र, इस जाति के लोग हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक नई जाति बन जाती है। यहां पर क्या हो रहा था, एक भौगोलिक क्षेत्र से, बने बनाए क्षेत्रफल से जहां पर प्रजाति थी, वो एक ऐसे क्षेत्रफल पर जाते हैं जहां प्रजातियां ऑलरेडी हैं, समझे आप? तो ये क्या था, जीन का फ्लो होता। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता क्या, देखिए आप, इसको थोड़ा सा बता दें, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट थोड़ा आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो भाई आपको समझ में आएगा, अगर आप डायरेक्ट यहां से बीच से कहीं से घुस जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी हम इसको दोबारा रिकॉल भी कर देंगे, आप परेशान मत होइए, फिर से कर दे रहे हैं। देखो हार्डी बीनबर्ग कहना क्या चाह रहे थे, हार्डी बीनबर्ग ये कह रहे थे कि कोई भी एक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में जो भी प्रजाति रह रही है वो प्रजाति हमेशा ही वैसी ही रहेंगी, अगर उनमें क्या ना हो, उत्परिवर्तन ना हो, उनमें जीन का फ्लो ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है ये आपको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए ये कोई भौगोलिक क्षेत्र था, ये क्या था, भौगोलिक क्षेत्रफल था, यहां पर क्या थी, कई सारी प्रजाति रह रही थी, ठीक है भाई। यहां पर क्या थी, कई सारी प्रजाति रह रही थी, यहां पर क्या थी, हमारी कई सारी प्रजाति रह रही थी। इन कई सारी प्रजातियों में से
इन कई सारी प्रजातियों में से मान लो कि किसी कारणवश, या मान लो इसी क्षेत्रफल की अगर बात करें हम, इस प्रजाति में ये सारी प्रजातियां रह रही इस क्षेत्रफल में, तो अभी इन सब प्रजातियों के नाम से क्षेत्रफल जाना जाएगा, समझे। किसी कारणवश, पहले इसको हम कॉपी कर लें, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, हमें दिक्कत हो जाएगी, फिर से वही सब इतना बनाना पड़ेगा, मान लीजिए, ठीक है। किसी कारणवश यहाँ पर कोई एक ऐसी आपदा या बीमारी आई, या प्रकृति दूसरी प्रजातियों की अनुकूलित नहीं रही, मान लो ये प्रजातियों, ये जो हम आपको साफ करके दिखा रहे पिंक और येलो कलर की ये जो प्रजाति दिखा रहे, इनके हिसाब से ये जो क्षेत्रफल था वो क्या था, अनुकूलित नहीं था। अब वातावरण इनके हिसाब से अनुकूलित नहीं रहा, तो ये प्रजाति क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, नष्ट हो गई। जब ये प्रजाति धीरे धीरे करके क्या होंगे, नष्ट हो गए, तो यहाँ पर केवल क्या होंगे, ग्रीन वाली प्रजाति बची। पहले इस क्षेत्रफल को क्या एक कॉमन, एक मिला करके 3-4 प्रजातियों के एक समूह माना जाता था। धीरे धीरे क्या हुए, कुछ ऐसी कारण हुए, जैसे मान लो यहाँ पर गाय भैंस और बकरी रह रही थी, गाय भैंस बकरी थी, जिसमें से मान लो गाय और भैंस क्या होंगे, धीरे धीरे करके खत्म हो गई, समझे आप। तो अब ये जो क्षेत्रफल है, अब वो किसके नाम से जाना जाएगा, केवल बकरियों के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का जो रेशियो था, ये जो इक्विलिब्रियम या जो समानता वाला जो अनुपात था, वो क्या होगा, बदल गया। पहले अपनी क्या थी, मान लो कि 25% गाय भैंस थी, 50% क्या थी, हमारी बकरियां थी। अब गाय और भैंस दोनों खत्म हो गए, तो अब यहाँ पर जो बची, क्या बची, बकरियां बची, तो वो 100% यहाँ पर क्या हो जाएंगी, अब बकरियां हो जाएंगी यहाँ पर। तो भी हमारा क्या हो रहा, अब ये यहाँ पर हो कि एक नई जाति बन गई, पूरी बकरी बकरी हो गई यहाँ पर। इसी को हम बोलते हैं फॉन्डर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉन्डर इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। इतना क्लियर है आपको। अभी आप कहोगे इसको क्यों बाहर निकाला, तो इसको भी हम बता दे रहे। जैसे मान लो ये एक एरिया था, ये एरिया था, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं था, यहां पर एक खाली मैदान था, वहां से बकरियां की लड़ाई हो गई गाय और भैंस से, तो वो कह रहे हैं चाह रहे हम यहां नहीं रहना, तो वहां से कुछ बकरियां यहां निकल के आई इस क्षेत्रफल पर, ठीक है। एक खाली क्या था, एक एरिया था। अब इन्होंने क्या किया, इनके हिसाब से वातावरण रहा, अनुकूल रहा। यहाँ पर क्या हुआ, इनके हिसाब से वातावरण रहा, यहाँ पर ये प्रजाति आई और इन्होंने क्या किया, प्रजनन करना शुरू कर दिया। ये प्रजनन करती रही, इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली, तो इस प्रजाति पर केवल अब क्या है, बकरी ही बकरी है, केवल बकरी ही बकरी है। और यहां से पूरी क्या होगी, बकरी निकल करके यहाँ आ गई। उन्होंने कहा कि चलो भाई अपने हिसाब से नहीं है वातावरण, वहां रहते हैं। जैसे अपने देश के जो सरदार है मैक्सिमम कहाँ होती, कनाडा में शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं कह रहे, कुछ लोग जैसे। इसी प्रकार से क्या होता है, किसी भी एक स्टेट के लोग निकल करके अदर स्टेट में चले जाए और वहां लोग रहने लगे। इसी प्रकार से मान लो इस वाले एरिया में गाय भैंस बकरी सब रह रही थी, वहां से बकरी निकल निकल करके इस क्षेत्रफल में आ गए और इन्होंने क्या हुआ, एक नई जाति बना दी। यहां से क्या होगी, बकरी खत्म हो गई, यहाँ बकरी बकरी इकट्ठी हो गई, तो ये होता हमारा क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता। इस वजह से भी क्या हो रहा, उन जातियों का जो अनुपात था वो भी क्या होगा, बदल रहा ना। ये हार्डी बीनबर्ग ने कहा था कि अनुपात तब तक क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक इन 5 पॉइंटों को फॉलो नहीं करेगा। अगर इसको फॉलो कर लिया तो भी बदल गया, इसको फॉलो किया तो भी बदल गया, इसको भी फॉलो किया तो भी। और फॉन्डर इफेक्ट भाई आपको समझ में आ गया। फॉन्डर इफेक्ट क्या था, यहां पर आए, यहां से वो प्रजाति खत्म हो गई और यहां पर आकर के एक नई जाति बन गई, तो यही क्या कहलाता, हमारा फॉन्डर इफेक्ट कहलाता, जो आपको एनसीईआरटी में दिया भी है। अब यहां पर क्या, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है भाई, देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन भी हम यहां पर समझा देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि प्रकृति अगर चाहे, अगर प्रकृति ने नहीं चाहा कि हमें इनको नहीं रहने देना, इस जाति को, गाय भैंस को हमें रहने नहीं देना, ये ज्यादा खाती हैं, ये बड़ी होती हैं, ये ज्यादा नुकसान करती हैं, प्रकृति ने ऐसा कुछ किया कि गाय और भैंस को खत्म कर दिया। जब गाय भैंस खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या बची, बकरी बची। अब बकरी बची तो केवल बकरी ही रहेंगी वहां पर, तब भी यहाँ का रेशियो है, जो अनुपात था वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। ये हमारा क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। अभी हम नेचुरल सिलेक्शन पर और भी बात करेंगे, 3 ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ पर भी हम बात करेंगे। वो थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं, समझ में नहीं आते कि इनका मतलब है क्या इन ग्राफों का, वो भी हम बताएंगे। आपको समझ में आ गया। नेचुरल सिलेक्शन, अगर प्रकृति ने जिसको चुना, जैसे मान लो 3 प्रजाति रहती, गाय भैंस बकरी, उसमें से केवल उन्होंने किसको चुना, गाय को चुन लिया केवल, और बकरी और भैंस को क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया, तो वहां पर जो प्रजाति बची, क्या बचेगी, गाय बस बचेगी। तो ये क्या था, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक बरण, समझिए आप। अब इसके बाद देखते हैं रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन। रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन, ये वर्ड आपने सुना भी होगा, ये वर्ड आपने सुना भी होगा।
जैसे मान लीजिए ये हमारे क्या थे, दो गुणसूत्रों के जोड़े थे, ये हमारे क्या थे, दो गुणसूत्रों के जोड़े थे। कुछ बच्चे कहेंगे अरे ये तो हमें पढ़ा लग रहा है, ये पढ़ाया हुआ है। हाँ भाई, आपको ये पढ़ाया हुआ है और ये पढ़ा हुआ भी लगना चाहिए आपको, समझे गधो। अब क्या हुआ, जैसे क्या होता है इन गुणसूत्रों में क्या होता, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता, क्रॉसिंग ओवर होता। जब क्रॉसिंग ओवर होता तो तब भी हमारे क्या होती है, जीन या एलील क्या होती, बदल जाते हैं। जब जीन और एलील बदलेंगे तो क्या होगा, प्रजाति भी बदल जाएंगे। तो यहां भी हमारा क्या हो रहा है, जो अनुपात था वो भी क्या हो रहा, बदल रहा। ये किसने कहा था, हार्डी। वो हार्डी बीनबर्ग तो भाई यही बोल रहा था कि अगर अनुपात बदला, अगर वहां का जो प्रजाति रह रही उनके जीन या एलील में कोई भी बदलाव होगा तो क्या होगा, विकास होगा। अगर जीन और एलील में कोई बदलाव नहीं हो रहा तो जैसे लोग वहां पहले थे वैसे ही वो क्या होंगे, हमेशा बने रहेंगे, समझे। और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। जिस गांव में कोई एक व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा, कोई अलग सोच नहीं पा रहा, उनका जीवन है सुबह उठे, रोटी जो भी उनकी नित्य क्रिया होती वो करी उन्होंने, खाना खाया, फिर जो काम पे निकल गए, सब दैनिक जीवन किया, फिर वही उनकी साइकिल वही चलती रही। सुबह जागे, अपना फ्रेश ब्रेश हुए, नहाया धोया, उन्होंने खाना बनाया, खेत पर गए, काम किया, फसल काटी, फसल काट करके शाम को फिर घर आए, फिर सोए, फिर जगे। यही साइकिल चलता रहेगा। कुछ नई सोचेंगे ही नहीं कि हम कुछ और कर सकते हैं, मतलब उत्परिवर्तन हुए नहीं, कुछ बदलाव होंगे नहीं, तो क्या होंगे, वो जो जाति जैसी रह रही थी वो हमेशा वैसे ही रहती ही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे, समझे। ये हार्डी बीनबर्ग ने कहा। अगर उनमें से अगर ये 5 पॉइंट कहीं भी अगर फॉलो हो जाए तो क्या होगा, वहां पर विकास होने की क्या होती है, चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, आप ताकि हर गांव जा जाकर के वहां के लोगों को शिक्षित करो, वहां का जो विकास रुका हुआ वो विकास बढ़ाओ आप, समझे। जैसे डॉक्टर बन जाओगे तो कुछ कुछ जगहों पर क्या होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, तो आप वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचा पाओगे, समझिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखते हैं हम क्या, हार्डी बीनबर्ग। अब यहाँ पर इनकी थ्योरी हम पढ़े ले रहे हैं। हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत कहता क्या था, यह सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील, आवृत्तियां और उनके लोकस सुस्थिर, मतलब क्या होते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। चलो इसको समझते हैं। ऐसा मान लो ये क्या है, एक क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें मान लो हमारे क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। ये मान लो हमारे पास दो कितने हैं, यहां पर आपको 4 एलील दिख रहे होंगे, दो कैपिटल ए के एलील और दो स्मॉल ए के एलील। इनके बीच में मान लो हमने क्रॉस कराया, यहां पर करा ले हम, यहां पर हमने क्रॉस कराया, ठीक है। इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो यहां पर क्या होंगी, 4 संतानें बनेंगी और इसी तरीके की 4 संतानें बनेंगी भाई, यहां पर 4 संतानें बनेंगी और इसी तरह की। ये तो आपने पढ़ा है कहां पर, अपने मेंडल वाले क्रॉसों में। इसी प्रकार की हमारी F1 जनरेशन में ये 4 जातियां बनेंगी, समझिए आप। देखो यहां पर कितने थे हमारे, 4 एलील थे। कितने एलील थे, 4 एलील थे और 4 में से 2 कैपिटल थे, 2 कैपिटल है हमारे। और इसी तरीके से यहां नीचे लिखते हैं, जैसे मान लो कैपिटल ए, इसकी बात करेंगे, स्मॉल ए, यहां इसकी बात करेंगे। आपको पता है यहां पर टोटल कितने एलील दिख रहे हैं आपको, 4 एलील दिख रहे हैं, जिसमें से 2 कैपिटल ए, इस तरीके से लिखेंगे हम। और इसी तरीके से 4 में से 2 हमारे कैसे हैं, स्मॉल ए। इसको हम कट करेंगे तो अंत में हमारा क्या आएगा, 0.5 आएगा हमारा कैपिटल ए का, और 0.5 आएगा हमारा यहाँ पर स्मॉल ए का रेशियो। मतलब 0.5 हमारे क्या है, कैपिटल ए है, या मान लो कैपिटल ए है या स्मॉल ए 0.5 है। इसी तरीके से यहां देखते हैं, देखो यहां पर भी आप देख रहे होंगे तो कैपिटल ए एलील आपको कितने दिख रहे हैं, यहां पर 4 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 4। और स्मॉल ए आपको कितने दिख रहे हैं, 4। देखो 4 और टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 एलील है। तो 4 हमारे क्या है, कैपिटल ए है 8 में से, और 4 हमारे क्या है, स्मॉल ए 8 में से। इसको फिर से कट किया तो कितना आया हमारा, 0.5 रेशियो आया, समझे आप। अब इनका आप सेल्फ क्रॉस भी करा दोगे तब भी 0.5 हमारे क्या होंगे, 0.5 हमारे कैपिटल ए होंगे और 0.5 हमारे क्या होंगे, स्मॉल ए होंगे। ये जो रेशियो है ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, समान रहेगा। ये हार्डी बीनबर्ग ने बोला था। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दे रहा हूं।
देखिए मान लीजिए हार्डी बीनबर्ग कह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर दो प्रजाति है, ठीक है, एक कैपिटल ए वाली है, एक स्मॉल ए वाली है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया, जनन कराया। जनन कराने के बाद हमें यहाँ पर ये 4 संतानें मिली, ठीक है। तो जब हमने देखा कि इन दोनों का पहले पेरेंट जनरेशन का अगर हमने अनुपात निकाला या रेशियो निकाला तो कितना आ रहा था, तो कैपिटल ए कितना है 0.5 है और स्मॉल ए भी कितना है 0.5 है। अब जब हमने इनके बीच में जनन कराया, संख्या बढ़ गई लेकिन उनका जो अनुपात है या उनकी जो संख्या है अभी भी वो 0.5 के अनुपात में है। मतलब कैपिटल ए भी 50% है और स्मॉल ए भी अभी भी 50% ही है। और अभी हम इसमें और आगे जाते हैं, देखो क्या किया हमने, अब इनके बीच में हम F2 जनरेशन में जाते हैं। कहां जाते हैं, F2 जनरेशन में। तो कुछ अगर आपको याद हो, सीधा लिख दें हम, F2 जनरेशन में जाते हैं तो इस तरीके का क्या होता है, हमारा रेशियो निकल करके आता है। ये हमारे कितने होते हैं, ये हमारे 2 होते हैं और ये हमारा 1 होता, ये भी हमारा 1 होता, इसी तरीके से निकल के आता। अरे कैपिटल टी स्मॉल टी, यही रेशियो था ना हमारे एक संकर संकरण का मेंडल का। तो वो इसलिए तो कहते हैं पीछे का याद होना भी बहुत जरूरी, इसलिए रिवीजन आप करते रहिए। वन शॉट बन चुके हैं, आप वन शॉट देखिए और उनको कंप्लीट कीजिए। देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हमें कितने मिलेंगे संतान है, कितनी है भाई, एक ये है और 2 ये है और एक ये है, समझे। तो यहां पर हम इसको 2 बार लिख दें, चलो इसको 2 बार भी लिखे दे रहे हैं। अरे भाई क्या लिखे, 2 बार लिखे दे रहे, चलो कैपिटल ए स्मॉल ए लिखे दे रहे, इनको काट दे रहे, ये हमें रेशियो अंत में ये मिलेगा, ये रेशियो मिलेगा। अब आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलील है हमारे पास। कितने एलील है, 8 एलील है। 8 एलील में से एक कैपिटल ए गिन रहे हैं, अभी हम क्या गिन रहे हैं, कैपिटल ए गिन रहे हैं। तो 1 2 3 4, 4 कैपिटल ए है, कितने से, 8 में से। और स्मॉल ए कितने हैं, 4 हमारे स्मॉल ए है, किसमें से, 8 में से। इसको हमने फिर से कट किया तो 0.5 फिर आ गया हमारा और 0.5 हमारा फिर से आ गया। मतलब 50% कैपिटल ए है अभी भी। हम अब कब कहां पहुंच गए भाई, अब हम F2 जनरेशन में आ गए। हमने मतलब उनके बीच में, उन्हें संतानों के बीच में फिर से क्रॉस कराया। मतलब यहां पर कोई अन्य जाति नहीं आई, यहां पर कोई अन्य जाति नहीं आई। तो क्या होगा, ये जो अनुपात है ये हमेशा क्या होगा, फिक्स बना रहेगा। समझे आप, इन्हीं के बीच में हम क्रॉस कराते रहेंगे, यही संतान उत्पत्ति करते रहेंगे, यही लगातार चलता रहेगा। तो इनकी जो एलील है, इनके एलील की संख्या क्या होगी, हमेशा स्थिर रहेगी। ये किसने कहा था, हार्डी बीनबर्ग भैया ने कहा था। देखो यहां पर लिखा भी है, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे अलील है, अलील आवृत्तियां, जो अलील की जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी या दर, वो क्या होती है, हमेशा स्थिर रहती है। बेस्थल मतलब लोकस, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है या दर है वो कैसी होती है, हमेशा स्थिर रहती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होती है, लगातार बनी रहती है। समझे आप। जीन कोश, कुल जीव संख्या में जीनों उन युग्म विकल्पी सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे आनुवांशिक संतुलन कहते हैं, जो हार्डी बीनबर्ग का संतुलन कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी बीनबर्ग का संतुलन। समझे, कैसा बोलते हैं कि जो युग्म होते हैं, युग्म विकल्पी या एलील होते हैं या जीन होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। कब तक फिक्स रहेंगे, या तो उनमें म्यूटेशन ना हो, म्यूटेशन होगा तो भी बदल जाएगा, अगर जीन फ्लो होगा तो भी बदल जाएगा। और क्या होगा, जैसे यहां पर आप समझिए, चलो देखो किसी कारणवश इसमें से ये मान लो ये एक जंतु अलग चला गया, तो अब यहां पर क्या होंगे, केवल कैपिटल ही बचे रहेंगे, कैपिटल ए। अब कैपिटल के बीच में जनन होगा तो यहां पर सब कैपिटल ए भर जाएंगे, कैपिटल ए क्या होंगे, भर जाएंगे। मतलब जीन फ्लो होने की वजह से भी क्या हो गया, यहाँ का अनुपात क्या हो गया, बदल गया। यहाँ की जो फ्रिक्वेंसी दर थी वो क्या हो गई, बदल गई। समझे आप। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, सभी एलील आवृत्तियों का योग कैसा होना चाहिए, 1। देखो सभी एलील आवृत्तियों का योग कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों होगा 1, देखो 0.5 और 0.5 को जब आप जोड़ोगे, 0.5 या 0.5 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 ही तो आएगा। आधा और आधा जुड़ता है तो क्या 1 ही आता। तो आप कैपिटल ए को जोड़ोगे और स्मॉल ए के जितनी भी दर हैं उनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 निकल करके आएगा। समझिए आप, इतना तो आपको पता है कि
50% को जोड़ेंगे तो 100% होता है। 100% मान लीजिए, एक मान लीजिए आप, समझे। एक द्विगुणित डिप्लॉयड में पी तथा क्यू एलील को ए तथा स्मॉल ए की आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कि ये कैसे लिखते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि बायोलॉजी में मैथ आ गई है थोड़ी, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो यहां पर ये लिखा, इन्होंने क्या किया, कैपिटल ए को क्या मान लिया उन्होंने, पी मान लिया, स्मॉल ए को इन्होंने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। ठीक है, आपने क्रॉस किया था, तो आपको ये मिला था, दो हमें ये मिले थे और इस प्रकार का क्रॉस मिला था हमने, आपने जब क्रॉस किया था। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, पी स्क्वायर कर दिया, इसको 2p क्यू कर दिया और इसको क्या कर दिया उन्होंने, क्यू स्क्वायर कर दिया, और इसको ले जाकर के क्या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करके ये इस तरीके से उन्होंने लिख दिया था मैथ के फॉर्म में। आपको समझ में आ रहा, ये दो है तो p का स्क्वायर, एक p जब दो p मिलेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, a जब दो q का q मल्टीपल q करते हैं तो क्या हो जाता है भाई, q स्क्वायर हो जाता है ना, ये तो आपको पता है। अब यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे a से एक हमारा p है और q हमारा स्मॉल a, अब दो क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये दो ही तो मिले थे भाई, ये हमें दो ही मिले थे, ये रेशियो क्या था, 1:2:1 का था ना, तो ये जो हमारा विषम युग्मज था वो कैसे थे, हमारे दो थे हमारे, तो यहां पर लिख दिया भाई, और इसको जाकर के इस तरीके से लिख करके ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला लिख दिया। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये पीछे नहीं छोड़ रहा, अब मुझे बायोलॉजी भी छोड़ देनी है, अब आर्ट साइड ले लेनी है मुझे, ठीक है, नहीं अब हो गया, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये लिखा, एक समष्टि में युग्म विकल्पियों की आवृत्ति में परिवर्तन से हार्डी-वीनबर्ग का संतुलन भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। हम यहां से कोई भी एक अलग कर दें, यहां से स्मॉल ए अलग कर दें चाहे कैपिटल ए अलग कर दें, तो ये जो रेशियो ये निकल के आ रहा ना 1:2 ये अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पूरा ए ही भर जाएंगे, नया संतुलन, एक नया हमें इक्विलिब्रियम या संतुलन मिल जाएगा। समझे आप। अब हार्डी-वीनबर्ग के 5 वो पॉइंट कौन से थे जो जिनकी वजह से ये बदल सकता है, वो आपको बता दें। देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, जीन प्रवाह। जीन प्रवाह एक जीव संख्या से दूसरी जीव संख्या में होता है, मतलब एक जगह से हमारे जीन निकल करके दूसरे वाले एरिया में चले गए, तो ये क्या था, जीन फ्लो था। समझे, यहां दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या की जीन आवृत्तियों में परिवर्तन हो जाता है। देखो यहां से निकल करके जाति यहां चले जाएंगे तो यहां का भी जीन बदल जाएगा, और यहां का तो बदल ही रहा, यहां से निकल के जा रहे हैं, तो दोनों में जहां भी जाति, जहां एक क्षेत्र से जब जाति निकल करके दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां का भी अनुपात बिगड़ेगा, और जहां से निकल करके गई है वहां का भी क्या होगा, अनुपात बिगड़ जाएगा। समझे, ये कहने का था किसका, जीन फ्लो का मतलब या जीन प्रवाह का। और यदि क्या हो रहा, प्रवास बार बार होता जा रहा तो जीन प्रवाह क्या होता है, संभव हो जाता है। मान लो एक व्यक्ति के जाने से नहीं हो रहा और व्यक्ति बढ़ते गए, वहां पर लगातार लोग आते जाएंगे तो एक नई प्रजाति वहां पर बन जाती है। ये भाई इसके कहने का मतलब। अब यहाँ पर है आनुवांशिक अपवाह। आनुवांशिक अपवाह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति में नहीं जाती, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ नियम लगते हैं। यहाँ पर मान लो जैसे किसी कारण बस उसी क्षेत्रफल की कुछ प्रजातियां मर जाएं तो भी क्या होगा, वहां पर केवल एक ही जीन बचा, वो बच जाए। या मान लो वहां से कुछ प्रजाति निकल करके कुछ ऐसे क्षेत्रफल पर गए जहां पर कोई अन्य प्रजाति नहीं थी, वहां जाकर के उन्होंने अपनी एक नई जाति बना ली, तो ये क्या होता, हमारा आनुवांशिक अपवाह। समझे आप, तो भी क्या होगा, हमारा अनुपात बिगड़ जाएगा दोनों का। यदि जीन प्रवाह संयोगवश होता है, संयोगवश मतलब कोई आपदा आई, वहां की जो भी प्रजातियां थी वो नष्ट हो गई, समझे, तो यह क्या होता, आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी एलील आवृत्ति का यह परिवर्तन समष्टि को नए नमूने में इतना भिन्न हो जाता है तो वह क्या करता है कि नई प्रजाति बना देता है। कभी कभी क्या होता है, जीन फ्लो इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि वहां पर क्या होती है कि नई प्रजाति भी बन जाती है। आप समझे, मौलिक अपवाहित ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन फाउंडर बन जाती है, संस्थापक। आपको पता है कि जैसे एनसीआर का नाम सुना होगा आपने, जो नई दिल्ली के पास जो एनसीआर का एरिया है वो अभी नया बस रहा, वहां पर लोग आ रहे हैं, नया एक एरिया नाम दे दिया, कोई एक क्षेत्रफल खाली पड़ा हुआ वहां पर लोग गए, पहले कुछ लोग गए फिर उन्होंने गए, अब जो पहले लोग गए थे उन्हीं ने एक हिसाब से उस क्षेत्रफल का नाम खोजा था। जैसे मान लो हम चंद्रमा पर गए, अब जो चंद्रमा पर हम रहने लगे, लोग अपने भारत से लोग वहां पहुंचा दिए जाए, समझे, वहां पर एक बस्ती बन जाए, कुछ एक क्षेत्रफल बन जाए, तो वहां पर जो हम लोग गए
तो हम वहां के क्या हो गए, फाउंडर हो गए, हम वहां के क्या हो गए, संस्थापक हो गए। वहां पर हमने एक नई प्रजाति बना दी, समझे। तो ये होता हमारा क्या, आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट। यही हमारा क्या कहता है, संस्थापक प्रवाह कहलाता, प्रभाव कहलाता। हम जाकर के जहां पर एक नई प्रजाति बना दे, तो हमने एक प्रजाति बनाई, हम फाउंडर है ना, समझे आप। इतना तो क्लियर है आपको, फाउंडर का मतलब तो समझ में आ रहा है आपको, संस्थापक प्रभाव। इसके बाद देखते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन बदलेगा तो दृश्य रूप बदलेंगे, दृश्य रूप बदलेंगे तो एक नई प्रजाति बन जाएगी। उत्परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप या दृश्य रूप का आविर्भाव या निर्माण होता है। चलो आविर्भाव को, इसको अगर आपको कठिन लग रहा तो एक नया या निर्माण होता है, हम तो बोल भी नहीं पा रहे। कुछ पीढ़ियों के बाद इससे नई प्रजाति बन जाती है, समझे आप। जैसे वो छोटी, या मान लो वो हेयरलेस कुत्ते थे, अगर वो प्रकृति के अनुसार रहते, तो अब क्या थे, जो कुत्ते होते आगे जनरेशन में, वो सब कैसे होते, बिना बालों वाले कुत्ते ही पैदा होते रहते, समझे। और हमारा क्या होता, आनुवांशिक पुनर्योजन। ये गुणसूत्रों के बीच क्या होते हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो जीन बदल जाएंगे। और जब जीन बदलेंगे हमारे, तो क्या होंगे, फिनोटाइप भी हमारे बदल जाएंगे। तो ये तो आपने पढ़ा भी था। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पर। देखो, प्राकृतिक सिलेक्शन। प्राकृतिक सिलेक्शन तीन प्रकार से होता है। एक स्थायी कारक होता है, एक दिशात्मक होता है, एक विदारक डिसरप्टिव होता है। ठीक है, इनको समझाते हैं हम किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ग्राफ भाई देखो किसी को समझ में नहीं आते हैं, टीचर पढ़ा देता। हाँ, अगर टीचर अच्छा है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, तो समझ में आएगा। अगर टीचर ने लपेट दिया है, तो फिर समझ में नहीं आती है, बच्चे का डाउट बना ही रहता है, समझे। फिर बच्चे वो छोटे छोटे वीडियो सर्च करेगा यूट्यूब पर, फिर जाकर के वो अपनी कंसेप्ट क्लियर करता। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को यहीं पर बता देंगे पूरा। देखो, यहाँ पर तीन प्रकार के ग्राफ बनते हैं, तीनों प्रकार के ग्राफ बनते हैं। इन ग्राफों पर आने से पहले हम क्या करते हैं, आपको चलो यहीं पर बना ले रहे, क्या बार बार करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्रफल है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। देखो क्या है, यहाँ पर मान लो बहुत सफेद कलर की चूहे हैं, यहाँ पर कैसे हैं, सफेद कलर की चूहे हैं। अब यहां से आप बढ़ते आओगे, यहाँ पर थोड़े से और हल्के कलर हो जाएंगे, और यहाँ पर एकदम डार्क, एकदम गहरे रंग के, गहरे सफेद चूहे हैं। और यहां पर कह रहे हैं कैसे हैं, गहरे चूहे, गहरे रंग के, गहरे रंग के चूहे। और यहाँ ये जो बीच का एरिया है, इसमें कैसे हमारे एवरेज। अब यहां से ग्राफ ऐसा बढ़ता जाएगा कि और थोड़े काले, फिर और काले, फिर और काले, फिर और काले, फिर बहुत ज्यादा गहरे काले चूहे, समझे आप। यहां पर जो यहां लिए हमने एकदम सफेद चूहे, और यहां पर लिए हमने एकदम गहरे चूहे, समझे। अब क्या हुआ, प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, प्रकृति को मन ही नहीं आया, उनके मन में ऐसा लगा कि देखो, ना तो हमें बिल्कुल सफेद चूहे अच्छे लगते हैं, ना हमें बिल्कुल गहरे चूहे अच्छे लगते हैं। तो उसने कहा कि ये इन दोनों चूहों के हिसाब से परिस्थिति बदल दे। ये चूहे दोनों नष्ट हो गए। अब बचे कौन से, केवल अपने एवरेज वाले, ये बीच वाले। अब यही ग्रो करते रहेंगे, यही बढ़ते रहेंगे, यही क्या होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो ग्राफ है, ये अब आगे नहीं जाएगा, ना ही पीछे जाएगा। अब ये क्या होगा, स्टेबल रहेगा। यही क्या होगा, ऊपर बढ़ता रहेगा। ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। किसके लिए अनुकूलित है, प्रकृति। प्रकृति किसके अनुकूलित है, जो बीच वाले चूहे थे, ना बिल्कुल सफेद चूहे, ना एकदम बिल्कुल डार्क काले चूहे। चूहे किसके, प्रकृति किसके अनुकूलित हो गई, अपने बीच वालों चूहों के लिए। तो वो ग्राफ था, वो ना आगे जा रहा, ना वो पीछे जा रहा, वो किसके अनुकूलित हो गया, एकदम बीच वालों के लिए क्या हो गया, अनुकूलित हो गया, समझे आप। तो ये होता हमारा स्टेबल, मतलब वो एक जगह पर क्या फिक्स है, किसके लिए, केवल इनके लिए फिक्स है, वो बस यही ग्रो करे जा रहा है, यही क्या हो रहा है, हमारी संख्या बढ़ाए जा रहे। तो ये होता हमारा स्थिर, क्या होता हमारा स्थिर। आ रहा समझ में। हम और सरल तरीके से बताते हैं, अब यही इसको फिर से रिपीट ही कर देंगे। यहां हमारे सफेद चूहे, यहां पर सांवले रंग के चूहे, सांवले बोला जाता है, मान लो सांवले चूहे हैं हमारे, क्या है, सांवले। दिख रहा है वहां पर, अरे नहीं दिख रहा, इसको क्या करते हैं, पेज ऐड करते हैं अलग। चलो यहां पर आते हैं, यहां पर मान लो ये ग्राफ है हमारा, ये मान लो हमने एक्सेस बना ली। अब यहां पर मान लो हमने यहां लिखा, चलो अलग अलग कलर इसे लिखते हैं। चलो यहां पर क्या है, हमारे सफेद चूहे, ठीक है भाई। और यहां पर मान लो हमारे कैसे हैं, गहरे लाल रंग के चूहे हैं, गहरे लाल रंग के चूहे, गहरे लाल रंग के चूहे, समझे भाई। और यहां बीच से,
अब यहां से ऐसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो रंग उसका गहरा होता जाएगा, और यहां बीच में हमने ले लिए कोई मध्यम कलर का मिल जाए भाई। चलो भाई, यहां पर क्या है, एक मध्यम रंग के लाल, मध्यम लाल रंग, यहाँ बीच में मध्यम क्या ले लिया हमने, लाल रंग। अब जैसे हम इस आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपने क्रीम वगैरह की कोई स्ट्रिप देखी होगी, उसमें स्किन के कलर रहते हैं, पहले इतना आप इतने काले थे, फिर आप हमारी क्रीम एक हफ्ते लगाओगे फिर इतने गोरे हो जाओगे, एक महीने लगाओगे आप इतने का, इस साइड से चलेंगे उल्टा काला हो रहा वहां तो यहाँ से आप इतने काले थे, फिर आपने हमारी क्रीम लगाई आप इतने गोरे हो गए, फिर आपने हमारी क्रीम लगाई और महीने लगाए, आप पूरी जिंदगी तमाम लगाओगे, आप मरते टाइम तक आप क्रीम लगाओगे तो आप इतने गोरे हो जाओगे। समझे, ये क्या होता है, क्रीम फैक्ट्रियों वाले की एक स्टेप लगी रहती है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक स्टेप बना ली। यहाँ पर चूहे हैं हमारे, एक मध्यम लाल रंग के चूहे हैं, एक गहरे लाल रंग के चूहे हैं और एक सफेद रंग के चूहे हैं। समझे आप, क्या हुआ, प्रकृति को एकदम सफेद चूहे भी अच्छे नहीं लगते और गहरे लाल रंग के चूहे भी अच्छे लगते, उसने परिस्थिति बदल दी। किसके लिए बदल दी, कि ना ही हमें सफेद चाहिए ना हमें गहरे चाहिए। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा वो क्या होगा, यहीं पर क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। अब यही इसी डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब ना ग्राफ वो इस तरफ जा रहा, ना ग्राफ क्या हो रहा, इस तरफ जा रहा, वो ग्राफ क्या है, यहीं पर क्या होगा, फिक्स हो गया। अब ग्राफ हमारा क्या है, यहां पर फिक्स है, यहां पर क्या होगा, स्थिर हो गया। तो ये होता है हमारा क्या, स्थिर वाला। समझे, पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, अब दूसरी कंडीशन देखो, अब कौन सी थी हमारी, दिशा वाला, डायरेक्शनल। अब हमें देखना, देखो क्या है, प्रकृति जैसे आप वहां ले जाएं, आपको आपको मौत पढ़ाए थे मैंने कल, मौत नहीं, मौत कीट पढ़ाए थे, जो क्या थे, पहले काले रंग, पहले कौन से सफेद रंग के कीट थे वो बच रहे थे, किसकी वजह से, लाइकेन की वजह से। फिर बाद में काले रंग के चूहे, काले रंग के कीट बच रहे थे प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति ने ही चाहा था, तभी तो वो बदलाव हो रहे थे आगे की तरफ। मान लो ये हमारे यहाँ सफेद चूहे, तो पहले प्रकृति कैसी थी, सफेद चूहों के हिसाब से थी, तो हमारा ग्राफ पहले यहां था। ठीक है, ग्राफ पहले यहां, फिर प्रकृति हमारी क्या होगी, बदली, फिर हमारी प्रकृति क्या होगी, बदली, सफेद चूहों के हिसाब से नहीं रही, फिर प्रकृति हमारा, फिर हमारा ग्राफ क्या हो रहा, फिर हमारा ग्राफ क्या हुआ, इस तरफ से यहाँ की तरफ फैला, धीरे धीरे क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको समझ में आ रहा। तो ये जो ग्राफ है वो क्या हो रहा, आगे की तरफ, ये आगे की तरफ क्या हो रहा, बढ़ रहा, जो इसकी चोटी है ये आगे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही। मतलब अब जो प्रकृति है, अब वो गहरे लाल रंग की तरफ है, अब उसे सफेद से मध्यम जा रहा, फिर मध्यम से गहरे, फिर वो अंत में जाकर के कहा, इनको चुनना चाह रही, तो वो क्या हो रही है, एक डायरेक्शन में जा रही। ऐसा नहीं कि यहां रह गई, पहले जब मध्यम लाल रंग पर स्थिर हो गई थी तो वो स्टेबल था, ऐसा नहीं कि वो मध्यम पर ही हमें चाहिए, प्रकृति को सफेद चाहिए होंगे तो केवल अगर यहीं बस टिकी है, वो केवल यहीं पर इसी जगह पर है, इससे आगे ग्राफ नहीं जा रहा, तो ये हमारे सफेद चूहे के लिए ये भी हमारा क्या स्थिर है। अगर ग्राफ क्या हो रहा, सफेद से, जैसे हमें क्रीम का तो नहीं पता, ठीक है, कि गोरा करती है नहीं करती, ऐसा मान लो आप धूप में फिरोगे तो काले जरूर हो जाओगे। जैसे मान लो प्रकृति के हिसाब से पहले आप कहते हैं एसी में रह रहे थे, गोरे थे, आप धूप में निकले, थोड़ा और काले हो गए, फिर आप और काले हो गए, फिर और काले हो गए, फिर अंत में आप क्या हो गए, बहुत काले हो गए। समझे, अब प्रकृति कहती है आप बढ़िया है, आप कुछ झंझट में ना रहो, आप बढ़िया अपना धूप में काम करो, प्रकृति ने इसको चुन लिया। तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा। समझे, तो ये हमारा क्या था, डायरेक्शन वाला था। इसके बाद देखते हैं हमारा डिसरप्टिव वाला। डिसरप्टिव की हिंदी देख लें भाई, विदारक। सबसे पहला हमारा स्थायी कारक हो गया, दूसरा दिशात्मक चयन हो गया, अब देखते हैं विदारक चयन। अब विदारक चयन में क्या होता है कि प्रकृति, सबसे पहले प्रकृति ने क्या चुना था, मध्यम लाल रंग के, तो वो हमारा ग्राफ यहीं बस स्टेबल था, हमारा ग्राफ यहीं स्टेबल था। फिर क्या हुआ, प्रकृति क्या हो गई, उसको गहरे लाल रंग भी लगने अच्छे लगने लगे, तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। समझे, अब क्या होगा, अब प्रकृति ने क्या किया, अब प्रकृति को मध्यम लाल रंग के अच्छे नहीं लगे, या तो कैसे होने चाहिए, या तो बिल्कुल सफेद होने चाहिए या बिल्कुल काले होने चाहिए, मतलब लाल होने चाहिए। तो उसने क्या किया, यहां पर इस तरीके से ग्राफ बनाया, मतलब यहां वाले चूहे के लिए प्रकृति अनुकूलित नहीं, तो ये क्या हो गए, खत्म हो गए। अब कौन हाई टोपी पर है, ये जो हाई, जो चोटी जहां पर बन रही है, उनका मतलब यह कि इनके हिसाब से प्रकृति अच्छी है और इनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। अब मतलब सफेद चूहों के हिसाब से ज्यादा है और गहरे लाल रंग के चूहों के लिए ज्यादा। तो ये होता हमारा विदारक चयन। बीच वाले चूहों की कोई पूछताछ नहीं है, यहाँ पर प्रकृति इसके हिसाब से नहीं थी, ये क्या हो गए, अंत में नष्ट हो गए। बीच वाले व्यक्तियों के लिए कोई कहानी नहीं है, समझे। तो ये होता हमारा विदारक चयन, बहुत इजी वे में आपको बताया।
अगर ये नहीं समझ में आया तो भाई फिर तो आप में कहीं गलती है। नहीं, फिर से हम अगर कोशिश करेंगे बताने को। जो हमारा प्रकृति के जो चयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक स्थायी कारक चयन होता है, एक दिशात्मक चयन होता है और एक विदारक चयन होता है। तो स्थायी कारक चयन में क्या होता है? यहां अधिक व्यष्टियां औसत या मध्य मान वाले लक्षणों को प्राप्त करती हैं। यहां पर यहां पर जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो किनकी बढ़ रही थी? ज्यादा इनकी बढ़ रही थी, जो बीच वाले थे। ये जो बीच वाले थे इनकी संख्या क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी। समझे? तो यहां पर क्या, ग्राफ एक जगह पर स्थिर हो गया। ग्राफ क्या है? एक जगह पर स्थिर हो गया। अब इसके बाद दिशात्मक देखते हैं। तो दिशात्मक वाले में क्या होता है? एक चरम मान के लक्षणों वाली व्यष्टियों का वर्णन किया जाता है। मतलब एक दिशा में जाओ, चाहे आप आगे जाओ चाहे आप पीछे जाओ, चाहे आप गहरे लाल रंग के ग्राफ चूहों को चुनो चाहे सफेद रंग के, या तो ग्राफ इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए या ग्राफ इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। समझे? बीच का, या तो बीच का बीच ना रह जाए एक जगह टिक करके, आगे पीछे हो, या तो आगे हो तो आगे जाता रहे, पीछे हो तो पीछे जाता रहे। ये हमारा क्या था? दिशात्मक था। इसके बाद देखते हैं भाई अब इसके बाद देखते हैं विदारक चयन। विदारक चयन में क्या होता कि दोनों चरम चरम मतलब या तो बिल्कुल पीछे या बिल्कुल आगे, बीच वालों को छोड़ दो, बीच वालों के सामने कोई मतलब नहीं, या तो बिल्कुल आगे वाले भी चुनो और पीछे वाले चुनो, बीच वालों को छोड़ दो। ये होता हमारा क्या? विदारक चयन। समझे आप? तो ये हमारा क्या होता है? यहां पर विदारक चयन भी कंप्लीट हो जाता है भाई। तो ये हार्डी-बीनबर्ग हमारा कंप्लीट होता है। हार्डी-बीनबर्ग का जो आपने हुआ बना के रखा था कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, नहीं है भाई टफ। आपको समझ में आ गया ये आपको, ये एनसीईआरटी का डायग्राम आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। समझे? और बाकी यहाँ तो आपको पीडीएफ में मिल भी गए। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये हमारा क्या होता है? कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस अब बहुत से बहुत एक लेक्चर और लगेगा इसका, और ये आपका चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपसे हम क्या लेते हैं? विदाई लेते हैं। क्या लेते हैं? हम आपसे विदाई लेते हैं, और आप हमें विदा दीजिए। ये लेक्चर बहुत सही भी था, आपको मजा भी आया होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। समझे? और आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो बेस्ट पार्ट आप कमेंट कीजिए, और जहां पर आपको डाउट है वो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि आपके डाउट क्या होंगे डाउट सेक्शन में सॉल्व कर दिए जाए। समझे आप? और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लेक्चर को थोड़ा शेयर करो। फिर से हम कहेंगे कि थोड़ा आप कमेंट कर दिया करो, लेक्चर लाइक कर दिया करो, और हो सके तो लेक्चर शेयर भी कर दिया करो, ताकि क्या हो, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता। लाइक कमेंट देख करके तो हमारा मोटिवेशन आता, हमें पता चल रहा है कि बच्चे हमें कितना प्यार दे रहे हैं। तो आप अपना प्यार बनाए रहें, इसी तरीके से हम अपनी मेहनत बराबर जारी रखेंगे। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।